हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं एमएससी फाइनल बॉटनी के बच्चों को उनके पेपर 10th में जो टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके अंदर जीनोमिक्स और आगे स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीनोमिक्स है क्या। जीनोमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सभी प्रकार के जीन्स, सभी जो सेल्स हैं उनमें सभी प्रकार के जीन्स को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो उसको कंप्लीट सेट को हम कहते हैं जीनोम। जीनोम ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैज़ बीन सीक्वेंस्ड नाउ फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैक्टीरियम टू द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग, राइस एट्सेट्रा। मतलब इन हायर ऑर्गेनिज्म से लेकर के और इस लोअर ऑर्गेनिज्म अर्थात बैक्टीरियम से मतलब सब तक की सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। जीनोमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें देखिए, पहला है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फंक्शनल जीनोमिक्स एंड कंपैरेटिव जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स इज डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम, whereas the functional genomics deals with the functional aspect of the genes and proteins. Functions of single nucleotide polymorphism, जिसको कि SNP कहते हैं, and non-coding regions or junk DNA are new objectives other than proteomics, transcriptomics and metabolomics in functional genomics. The comparative genomics is used to compare genomes of different organisms. तो आपको मैं ये बता दूं कि स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जीनोमिक्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स एंड कंपैरेटिव जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हम किसी जीनोम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जबकि फंक्शनल जीनोमिक्स में हम जीन्स के फंक्शनल एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं और उससे संबंधित जो प्रोटीन्स होते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। फंक्शंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स एंड नॉन कोडिंग रीजन्स और जंक डीएनए आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स। ये जो है ये सारे इसमें ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अदर देन प्रोटियोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स। अर्थात कि प्रोटियोमिक्स अर्थात प्रोटीन सीक्वेंसिंग, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स अर्थात ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसकी भी स्टडी हम कर सकते हैं, उसकी भी सीक्वेंसिंग जान सकते हैं। इसके बाद जब इतना जान लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म भी जान सकते हैं, और यही सब जानना ही फंक्शनल जीनोमिक्स कहलाता है। The comparative genomics is used to compare genomes of different organisms. Comparative genomics में हम different organisms के genomics को study करते हैं। इसमें शामिल है जीनोम्स का कंपैरिजन, जीन्स का कंपैरिजन एंड प्रोटीन्स का कंपैरिजन। कंपैरेटिव जीनोमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को हम स्टडी कर सकें, और इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं फाइलोजीनोमिक्स। इसकी स्टडी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी 2 ऑर्गेनिजम्स कितने आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं या नहीं हैं। उनके जीनोम्स एंड प्रोटीन्स की स्टडी करने के पश्चात ये अनुमान लगाना ईजियर हो सकता है। However, much of the energy in this field is concentrated on comparing other organisms to the human genome. लेकिन आजकल क्या है कि किसी भी 2 ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करने की अपेक्षा किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को हम ज़्यादातर ह्यूमन जीनोम से कंपेयर करते हैं, और इस एस्पेक्ट को कवर करते हुए हमें ये मालूम हो गया है कि ह्यूमन एंड माउस जीनोम्स आर क्वाइट सिमिलर एंड डिफर ओनली बाय 1% ऑफ द जीन्स। मतलब कि किसी चूहे और इंसान के जीन्स की काफ़ी हद तक समानता होती है, लेकिन केवल 1% जीन्स ही डिफरेंट होते हैं। इस नॉलेज को
ड्रग डिलीवरी सॉरी ड्रग डिस्कवरी और इनक्योरेबल डिजीज़ को ठीक करने के लिए भी काम में ली जा सकती है। Genomics can be compared by using computer programs that can line up multiple genomes and look for regions of similarity among them. इस कंपैरेटिव जीनोमिक्स को हम कंप्यूटर की सहायता से अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स को बराबर बराबर रख करके और उनके सिमिलर पोर्शन को इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और इसी प्रकार की स्टडी करने के लिए एक बहुत ही वाइडली यूज प्रोग्राम है जिसको कहते हैं हम BLAST, BLAST, विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सिमिलर सर्चेस ऑन ऑल अवेलेबल सीक्वेंस डेटा। तो ये जो प्रोग्राम है BLAST, ये इसी प्रकार के सिमिलर जीनोम सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब देखिए मेन आ जाते हैं हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स पर। ये स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स इज़ द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स इज़ द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिकल जीनोमिक्स। In this approach, genetic mapping, physical mapping and complete genome sequencing is done. स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हम जेनेटिक मैपिंग करते हैं, फिजिकल मैपिंग करते हैं और कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग करी जाती है। इस प्रकार की स्टडी से एक डेटा प्रोड्यूस हो जाता है जिसके आधार पर और भी बहुत सारी रिसर्चेस की जा सकती हैं। इन 1977 एंड ऑनवर्ड्स में डीएनए सीक्वेंसिंग अप्रोचेस से बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी स्टडीज़ हो चुकी हैं, जिसमें कि वेरियस जीनोम्स की डिटेल्स ज्ञात करना और इनके प्रोजेक्ट्स भी पूरे के पूरे कंप्लीट करना एक मेजर अचीवमेंट है। यहाँ पर हम इस मुख्य टेक्निक पर फोकस करेंगे कि इसकी सीक्वेंसिंग किस तरह की जाती है। नाउ द जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। द इनिशिएशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग technologies started in late 1970s when Fred Sanger had discovered the dideoxynucleotide methodology. Fred Sanger and his colleagues sequenced the first genome of bacteriophage Shy X174 in 1977 using dideoxynucleotide chain termination method. This contains 5386 base pair nucleotides with 11 genes. तो देखिए 1977 में सबसे पहले फ्रेड सेंगर ने ये सीक्वेंसिंग स्टार्ट करी और सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरियोफाज अर्थात वायरस शाई X174 पर ये सीक्वेंसिंग की और उसको स्टडी कर लिया। There are two basic approaches to sequence the complete genomes of organism: the whole genome shotgun and clone by clone और BAC to BAC approach। ये दो प्रकार की approaches हैं। The difference between these two approaches is given in table 6.2। ये हम आगे देख लेंगे। In human genome sequencing project, both methods have been used. The clone by clone method was preferred by the International HGPO Human Genome Project Organization, whereas C.J. Venter of Celera Genomics applied whole genome shotgun method. However, this approach is preferred on prokaryotic genomes which are smaller in size and contain less repetitive DNA. तो बेसिक बात यहाँ पर ये हुई कि हम दो प्रकार के अप्रोचेज इसमें हो सकती हैं। एक तो है होल जीनोम शॉटगन अप्रोच और दूसरी है क्लोन बाय क्लोन या BAC टू BAC अप्रोच। इन अप्रोचेस को भी आगे हम स्टडी करेंगे कि ये क्या अप्रोचेस हैं। ये देखिए, ये होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग में द होल genome shotgun sequencing methods has been used for the whole genome sequencing of organisms.
दिस टेक्निक इनेबल्स द रिसर्चर्स टू स्पेसिफाई to speedily finish the job of sequencing the work of years within few months. होल जीनोम को की सीक्वेंसिंग करने के लिए इस टेक्निक को हम काम में लेते हैं और ये टेक्निक इतनी फास्ट है कि कई वर्षों के काम को कुछ ही महीनों में किया जा सकता है। इस मेथड को जे क्रेग वेंटर ने रिफाइन किया था, अर्थात इसको और अच्छे से डेवलप किया था। Practically, it is an application of pairwise ending sequencing. That is why it is also known as double barrel shotgun sequencing. ये भी नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो सीक्वेंसिंग मेथड है ये बेस्ड है पेयर वाइज एंड सीक्वेंसिंग के आधार पर। मतलब कि जो एक डीएनए की सीक्वेंस है उसमें किसी भी फ्रेगमेंट के एंड में जो सीक्वेंस है उसकी पेयरिंग के आधार पर होती है। ये टेक्निक this has been possible due to advancement in sequencing technology and the evolution of computational strategies. This method has been applied to shorter clones of DNA. Software has been developed to assemble contiguous stretches of DNA from a large pool of overlapping shorter fragments. देखिए सबसे बड़ी बात यही है, इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं जो कि एक बहुत बड़े डीएनए के पूल से जो सिमिलर सीक्वेंसेस हैं या ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस हैं उनको असेंबल कर सकती है। और द फर्स्ट पब्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज़ ऑफ पेयर्ड एंड्स वाज बाय एडवर्ड्स एट एल इन 1919। इस तरह की सबसे पहली जो अप्रोच थी या डिस्क्रिप्शन था वो एडवर्ड ने और उनके साथियों ने 1990 में ही कर दी थी। और ये जो था इनकी जो पब्लिकेशन था वो था एज ए पार्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ द हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज HGPRT locus located on human X chromosome. The first organism sequenced using the whole genome shotgun random sequencing approach was Haemophilus influenzae by Fleischmann et al. In 1995 at TIGR. This technique has been generally utilized by sequencing the genomes of small organisms either lacking or having very little repetitive sequences. Therefore, this approach was widely used to sequence the genomes of various microorganisms जैसे कि Haemophilus influenzae, Mycoplasma genitalium and Saccharomyces cerevisiae, E. coli, etc. Later on, for Drosophila genome sequencing as well as for the complex genome sequencing, Celera Genomics Rockville had applied this technique. Celera देखिए एक कंपनी का नाम है, इन्होंने ये टेक्निक अप्लाई करी थी इन सब के सीक्वेंसेस के लिए। The whole genome shotgun method of sequencing is much faster in comparison to the hierarchical approach. This method leads to a straight decoding of the DNA, as in this technique the need of a physical map is avoided. तो इस मेथड में एक स्ट्रेट डिकोडिंग ऑफ डीएनए टेक्निक इज़ यूज़ करी जाती है और फिज़िकल मैप ऑफ डीएनए को अवॉइड किया जाता है। इस टेक्निक से कंप्लीट जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है या क्लोन है इसको स्टडी किया जा सकता है, या क्लोन फॉर्म में है या प्लाज्मिड फॉर्म में है या वेक्टर फॉर्म में है उसको या जीनोमिक लाइब्रेरी से लिया गया है, किसी भी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को स्टडी किया जा सकता है। देन द फ्रेगमेंटेड सीक्वेंसेस आर असेंबल्ड इनटू अ लार्जर यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरलैप्स। इन जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको ओवरलैपिंग के आधार पर इनको लार्जर यूनिट बना दी जाती है। द ओवरऑल मेथड ऑफ शॉटगन सीक्वेंसिंग to sequence a complete genome of an organism involves several steps. तो ये इसके स्टेप्स क्या हैं, ये स्टेप्स हम इसमें देख लेते हैं। इसको एक बार मैं यहाँ पर भी आपको पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाद में समझाऊंगी। द जीनोमिक DNA of the organism is
टू बी सीक्वेंस्ड इज आइसोलेटेड। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म से हमें लेना है वहाँ से। द आइसोलेटेड डीएनए isolated genomic DNA is randomly mechanically shredded or digested mechanically with restriction enzyme into pieces in two separate preparations for about 2 kb and 10 kb। अर्थात जो भी डीएनए हमने आइसोलेट किया है किसी सेल से, उसको चाहे हम मैकेनिकली उसको टुकड़े करें, चाहे किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से टुकड़े करें, तो उसके बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हम कर लेते हैं, बहुत सारे पीसेस कर लेते हैं। और ये पीसेस लगभग 2 kb किलो बेस पेयर्स या 10 kb के हो सकते हैं। द टू प्लाज्मिड लाइब्रेरीज ऑफ स्मॉल इंसर्ट एंड लार्जर इंसर्ट फ्रैगमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बाय लाइगेटिंग दीज पीसेस with an appropriate vector and transforming competent bacteria, then growing them in on culture plates। अब देखिए प्लाज्मिड लाइब्रेरीज से कुछ इंसर्ट्स लेकर के हम इन फ्रैगमेंट्स को लाइगेट कर सकते हैं और एक अप्रोप्रिएट वेक्टर लेके लाइगेट कर सकते हैं, और इस तरह से एक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया को, और फिर इस बैक्टीरिया को हम कल्चर प्लेट्स में फिर से ग्रो कर सकते हैं। ये जो दो कलेक्शंस हमने किए, these two collections of plasmids containing 2 kb and 10 kb DNA are known as plasmid libraries। देखिए हमने दो कलेक्शंस कर लिए थे, दो ग्रुप बना लिए थे, 2 kb का एंड 10 kb का, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड लाइब्रेरीज। नेक्स्ट स्टेप आता है, both 2 kb and 10 kb plasmid libraries are sequenced in sufficient numbers of fragments from both the ends of these clones। अब दोनों ही लाइब्रेरीज में रखे डीएनए को, इसके जो दोनों सिरे होते हैं डीएनए के, उन दोनों ही सिरों को फिर से इनको क्लोन किया जाता है। एवरी सीक्वेंस रिएक्शन जनरेट्स अबाउट 500 बेस पेयर सीक्वेंस डेटा। तो हर जनरेशन में, हर साइकिल ऑफ जनरेशन में 500 बेस पेयर सीक्वेंस डेटा जनरेट हो जाता है। द जीनोम फ्रैगमेंट्स आर डिकोडेड जनरेटिंग मिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस। तो इन जीनोम सीक्वेंसेस को डिकोड कर लिया जाता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स एंड रिपीट्स, द रीजन्स ऑफ कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंसेस आर असेंबल्ड। तो इस तरह से कई साइकिल्स में जो ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स होते हैं और जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उनको असेंबल कर लिया जाता है। कंप्यूटर एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू असेंबल द मिलियंस ऑफ सीक्वेंस फ्रैगमेंट्स इनटू अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच और ए मैप ऑफ कंप्लीट जीनोम। तो कंप्यूटर की सहायता से फिर इन स्ट्रेचेस को हम एक बड़े सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये कंप्लीट सीक्वेंसिंग हो जाती है। सीक्वेंस obtained from shorter clones and longer clones are matched, as longer clones are always helpful in the assembly of contiguous stretches of DNA। ये देखिए जो लॉन्ग हमने जो क्लोन लिए थे, वो उसकी सहायता से शॉर्टर वालों का भी हम सीक्वेंस कर लेते हैं। गैप्स आर आइडेंटिफाइड एज वेल